हम लोग कल बात कर रहे थे आपका दुष्प्रेरण पे, और बिल्कुल अंतिम सेक्शंस बचे हैं 58, 59, 60। और इस पर दुष्प्रेरण का एक विशेष तरीका यह बताया गया है। क्या करना है? अपराध करने की परिकल्पना को छिपाकर, क्योंकि दुष्प्रेरक कार्य को किया जाना आसान बना रहा है, इसलिए दुष्प्रेरक के दायित्व का निर्धारण इन सेक्शंस में किया गया है। क्योंकि जब दुष्प्रेरण हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ना शुरू किया तो उसने कहा था कि अगर आप किसी भी ढंग से किसी भी काम को करने में साशय सहायता पहुंचाएंगे तो आप दुष्प्रेरक इस दायित्व के अधीन माने जाएंगे। हम लोगों ने देखा था दुष्प्रेरण जहां पर परिभाषित हो रहा है वहां स्पष्टीकरण 2 ये दिया गया था, और वहां लिखा था कि अगर आप सुकर बनाते हैं किसी काम का किया जाना तो उस काम को करने में सहायता ये कर रहे हैं, और जब सहायता आप कर रहे हैं किसी काम को किए जाने में तो ये कहना अनावश्यक है कि आप सहायता साशय कर रहे हैं, क्योंकि ये ठीक है कि आपसे किसी काम को करने में सहायता है आपको विवश करके भी प्राप्त की जा सकती है। लेकिन कानून की दुनिया में तब जो शब्द प्रयोग होगा वो शब्द प्रयोग ये नहीं हो सकता कि आपने उस काम को करने में सहायता की, बल्कि तब शब्द प्रयोग होगा कि आपसे सहायता प्राप्त कर ली गई। तो दोनों शब्दों में फर्क होगा, और कानून की दुनिया में एप्रोप्रिएट वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं ये मानकर चला जाता है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि देयर इज नो नीड टू अप्लाई योर ओन माइंड, ठीक है, टू द गिवन फैक्ट्स। जो तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों पर आपको अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। वो जिस भाषा में दिए गए उस भाषा को उस संदर्भ में जिस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए आपको दिए गए संदर्भ में उस भाषा को उसी प्रकार पढ़ लेना चाहिए और उसका अर्थ वैसे ही निकलना चाहिए। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कानून की दुनिया में हमेशा गलत निष्कर्षों पर आएंगे। तो स्पष्टीकरण कहता है कि जब आप किसी काम का किया जाना किसी भी ढंग से सुकर बनाते हैं तो आप उस काम के किए जाने में सहायता करते हैं। मीनिंग देयर बाय, क्योंकि आपने सुकर बनाया, और सुकर बनाना आपने जानबूझकर किया, तो ये माना जाएगा कि आपने उस काम को करने में साशय सहायता दी है। और साशय सहायता देना यह दुष्प्रेरण का एक प्रकार है। आप कोई तरीका अपना लें साशय सहायता देने का, आप उस कृत्य के दुष्प्रेरक माने जाएंगे यदि वो कृत्य अपराध है। क्योंकि अब तो पहले भी कहा कि बीएनएस इसकी जब बात चलेगी और दुष्प्रेरक शब्द का इस्तेमाल होगा तो इससे अभिप्रेत वो व्यक्ति होगा जिसने किसका अपराध का दुष्प्रेरण किया है। इससे कभी भी वो व्यक्ति अभिप्रेत हो ही नहीं सकता जिसने अपराध के अतिरिक्त किसी अन्य बुरे काम का दुष्प्रेरण किया है। तो दुष्प्रेरण
3 तरीकों से हो सकता है, और उनमें से एक सुकर बनाना भी है किसी भी काम को। क्योंकि सुकर बनाने के अनेकों तरीके हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक तरीका बड़ा यूनिक है, बड़ा कुछ अलग सा है, और उस अलग तरीके में प्रत्यक्ष दुष्प्रेरक कुछ करता नहीं दिखता, लेकिन करता है। ठीक है, सहायता के अन्य तरीके सहायक को प्रत्यक्ष कुछ करते दिखाई देते हैं, या जब भी सहायक किसी भी काम को करने में कोई सहायता करेगा तो सहायता का कृत्य हमेशा होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन 58, 59 और 60 इनमें सहायता का जो तरीका वर्णित हुआ है, इस तरीके में कुछ विशेषता है। यह तरीका खुद में ऐसा है जो सामान्य तरीकों से अलग हटकर है, और इसीलिए इसका अलग से उल्लेख ये किया गया है स्टैट्यूट बुक में। ये कुछ अलग ढंग का तरीका है। इस ढंग से जब किसी काम को करने में सहायता की जाएगी तो लोगों को ये विश्वास दिला पाना बड़ा मुश्किल होगा कि वाकई इसने सहायता की है, या विश्वास दिला पाना छोड़िए, पता लगा पाना ही बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन वाकई उस ढंग से भी सहायता होती है। और वो तरीका क्या है? तरीका किसी भी काम को करने की जो परिकल्पना है, किसकी एक्चुअल डूअर की, जो करना चाहता है, उसने अभी तक आप दुष्प्रेरक की जो भूमिका देख रहे थे तो वो ये थी कि दुष्प्रेरक तैयार कर रहा था किसको? एक्चुअल डूअर को, कि वो कुछ करे। अब जो तरीका आ रहा है इसमें एक्चुअल डूअर काम को करने का निर्णय खुद ले रहा है, लेकिन उस निर्णय की जानकारी ये कुछ व्यक्तियों तक आ गई है, और ये व्यक्ति जिन तक ये जानकारी आ गई है ये इस काम का होना संभव बना रहे हैं। और संभव बनाने का तरीका इन्होंने जो इस्तेमाल किया है वो तरीका ये है कि इस काम को रोकने के लिए जो लोग अधिकार संपन्न बनाए गए हैं उन तक ये सूचना ही नहीं जाने दे रहे कि इस व्यक्ति ने अमुक काम जो कि अपराध की श्रेणी का है उसे करने का निर्णय ले लिया। और इस ढंग से ये लोग इस काम का होना सुकर बना रहे हैं, और चूंकि इस ढंग से सुकर बना रहे हैं इसलिए इनका सुकर बनाने का जो तरीका है ये सामान्य सुकर बनाने से अलग हट गया। क्योंकि सामान्य सुकर बनाने में आप कुछ प्रत्यक्ष मदद करते दिखाई देते हैं एक्चुअल डूअर की। हालांकि वहां भी यही होता है कि काम को करने का निर्णय एक्चुअल डूअर का होता है और आप उस काम को करने में सहायता कर रहे होते हैं, लेकिन वो सहायता कुछ आउटर एक्ट के माध्यम से होती है। ठीक है, कुछ बाह्य कृत्य इसके माध्यम से होती है। इस आउटर एक्ट शब्द को समझना चाहिए कहां? भारतीय संविधान अधिनियम वहां कहता है कि प्रस्थापनाओं का प्रतिग्रहणों का प्रतिसंग्रहण, इनकी संसूचना की जाएगी। ठीक है, ये संसूचित किए जाएंगे। और संसूचित शब्द की अंग्रेजी क्या देता है? कम्युनिकेट। ये कम्युनिकेट किए जाएंगे।
वहां ये नहीं लिखा है कि प्रस्थापना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंग्रहण इनकी सूचना की जाएगी। सूचना नहीं कहता, कहता संसूचना की जाएगी। और सूचना और संसूचना में जो फर्क किया जाता है तो यही फर्क आता है कि सूचना, इसमें किसी आउटर एक्ट की जरूरत नहीं है। सूचना में केवल सूचित और सूचक, इन्हीं दो व्यक्तियों की भूमिका है। और ये परस्पर जानकारी का आदान प्रदान कर लेंगे और ये मान लिया जाएगा कि वो सूचित हुए। लेकिन संसूचित में ऐसा नहीं होगा। संसूचित में सूचना किसी ऐसे कृत्य के माध्यम से दी जाएगी जिससे यदि सूचना का दिया जाना कभी साबित करने की जरूरत पड़े तो उस काम के माध्यम से सूचना की गई थी, इसको सुगमता पूर्वक साबित किया जा सके। जब इस प्रकार सूचना दी जाती है तो उसे संसूचना का दिया जाना कहते हैं। तो वहां सूचित नहीं है, संसूचित। और संसूचित आउटर एक्ट इसके माध्यम से होता है। वो आउटर एक्ट पत्र भेजना हो सकता है, वो आउटर एक्ट और कुछ भी हो सकता है, लेकिन आउटर एक्ट करना पड़ेगा। ऐसे यहां है, सामान्य ढंग सहायता करने का ठीक है। एक्चुअल डूअर ये काम को करने का निर्णय ले रहा है, आप साथ से सहायता करना चाहते हैं तो एक्चुअल डूअर को आप सहायता देंगे, लेकिन सहायता देने के लिए कुछ ऐसा काम करेंगे जो दिखाई देगा। और यहां आपका काम कुछ ऐसा है जो सामान्य कामों से अलग हटा हुआ है। आपको सूचना मिल गई, बस आप घर पे बैठ गए। आपकी ड्यूटी थी कि आप इन्फॉर्म करते हैं किनको, उन व्यक्तियों को जिनका काम ऐसे अपराधों का निवारण था, ऐसे कृत्यों का निवारण था, उन तक आप सूचना भेजते। आपने नहीं भेजी, आप आराम से घर पर बैठ गए। आप कुछ आउटर एक्ट करते दिखाई नहीं दिए, बल्कि कुछ न करते दिखाई दिए। और ये कुछ न करते हुए दिखाई देना, कुछ करते हुए दिखाई देने से गुणात्मक दृष्टिकोण से बड़ा भिन्न होता है। ठीक है। और अगर इंस्टीट्यूट बुक में इसको शामिल न किया जाता तो सहायता देने का ये तरीका इतना यूनिक कि प्रथमता तो हो सकता है ये दिमाग में ही ना आता है कि इस व्यक्ति ने भी सहायता पहुंचाई है अपराध के होने में। और अगर आ भी जाता है तो भी ये कहना बड़ा आसान होता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। और जब तक किसी काम को करने का विधिक कर्तव्य हो ना, तब तक उस काम को न करना, ये ऐसा लोक गठित नहीं करता जिसे अपराध कहा जा सके। क्योंकि आपको जब शुरुआत आईपीसी की हुई थी तो आपसे कहा था कि कृत्य और लोक दोनों से अपराध होता है, क्योंकि लोक भी अंततः क्या है? कृत्य, निगेटिव एक्ट है। आप कुछ न करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन जब भी आप निर्णय लेंगे कुछ करने या न करने के संबंध में, तब आप कर्म तो करेंगे ही। तो लोक भी एक्ट है, किंतु निगेटिव एक्ट लोक है। लेकिन लोक निगेटिव एक्ट कब बनेगा ऐसा कि वो अपराध मान लिया जाए?
इसके लिए आपसे कहा गया था कि जब विधिक कर्तव्य हो काम को करने का, तभी अगर उस काम को न किया जाए तो ऐसा लोक गठित होता है जो कि अपराध माना जाता है। तो अगर यहां पर अपराध करने की परिकल्पना छुपाना यह अभिव्यक्त रूप से वर्णित न किया जाता है तो इस बात की संभावनाओं से इनकार नहीं हो सकता कि यह व्यक्ति अपराध के होने में सहायता भी करता है और कानून के जो सजा है, यह कानून का जो दायित्व है, उससे भी बच जाता है। इसलिए 58, 59 और 60 बनाई गई और इस व्यक्ति के दायित्व का वर्णन किया गया। ये यूं कहें, इस व्यक्ति को भी दुष्प्रेरक के दायित्व के अंतर्गत ले आया गया, जो अपराध करने की परिकल्पना से अवगत हो गया है, किंतु अपराध करने की परिकल्पना इसको छुपा रहा है मीनिंग देयर बाय जानबूझकर छिपा रहा है। यह कहना गैर जरूरी है कि आप ये कहें कि जानबूझकर छिपा रहा है, क्योंकि छिपा रहा है इस शब्द में ही आ गया कि आप जानबूझकर छिपा रहे हैं, और जब जानबूझकर छिपा रहे हैं आप, तो आपका कृत्य उस काम के होने में साक्ष्य सहायता प्रदान करने की कोटि का है, उस श्रेणी का है, ठीक है। लेकिन आपके द्वारा सहायता पहुंचाए जाने मात्र से कोई काम हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप तो बहुत काम खुद भी करते हैं और बहुत सारे कामों में सहायता ये भी पहुंचा देते हैं, लेकिन इसके बाद भी काम होगा, इसकी कोई गारंटी होती नहीं, क्योंकि काम का होना ईश्वराधीन है। इसीलिए आप देखेंगे 58, 59 और 60 तीनों धाराओं में उस दुष्प्रेरक के दायित्व का वर्णन भी होगा जो अपराध करने की परिकल्पना को छिपाएगा और छिपाकर ऐसा अपराध करना सुकर बनाएगा। यदि अपराध हो जाए उसके इन कृत्यों से तो उसका दायित्व क्या होगा, और यदि अपराध न हो तो इस व्यक्ति का दायित्व किस ढंग का होगा, दोनों बातों का वर्णन सेक्शन में मिलेगा। क्योंकि काम हुआ या नहीं हुआ, इससे आपके दायित्व पर कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि इससे आपकी कल्पेबिलिटी, आपकी दोषिता, इस पर कोई फर्क नहीं आता। आप whatever you may do मैक्सिमम, आप जो कुछ अधिकतम कर सकते थे वो सब तो आपने किया ही है। काम हुआ नहीं हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपने जो कुछ करना था वो तो आपने किया। अगर काम नहीं हुआ तो ये तो अन्य लोगों की किस्मत ये कही जा सकती है। इसके कारण से आपकी कल्पेबिलिटी ये तो कम नहीं होती। हाँ, ये ठीक है कि आपके ही श्रेणी का जो आदमी है और जिसने ऐसे काम को करने की कोशिश की और उसके काम के परिणाम स्वरूप काम हो भी गया, उसके मुकाबले आपकी सजा कम होनी चाहिए, क्योंकि आपने काम करने का प्रयास किया लेकिन काम हुआ नहीं, और उसने काम करने का प्रयास किया तो काम हुआ भी। तो उसके काम से नुकसान ज्यादा हुआ, आपके काम से नुकसान कम हुआ। तो जहां तक दायित्व के विस्तार का सवाल है, यानी दंड के या दंड की बढ़ोतरी या दंड की वृद्धि या दंड के विस्तार का सवाल है, उनमें फर्क यह होना चाहिए। उस व्यक्ति का दंड ज्यादा होना चाहिए, आपका कम होना चाहिए, लेकिन दंड तो दोनों को मिलना चाहिए। और यही स्थिति यहां दिखाई देगी 58, 59 और 60 तीनों में। आप अपराध करने की परिकल्पना को छिपाएंगे
और अपराध करने की परिकल्पना को छिपाने के कारण आप दुष्प्रेरक माने जाएंगे, क्योंकि अपराध करने की परिकल्पना आप छिपाकर उस काम का किया जाना सुकर बना रहे हैं, ये आपको मालूम होगा, और इसलिए आपका इस प्रकार अपराध करने की परिकल्पना को छुपाना, ठीक है, उसे सुकर बना देने का प्रयास माना जाएगा, या उसे सुकर बना देने के प्रयासों में सहायता यह माना जाएगा, और इसलिए आप दुष्प्रेरक के दायित्व के अधीन आएंगे, क्योंकि आप किसी भी ढंग से साक्ष्य सहायता करेंगे तो आप दुष्प्रेरक हैं। और इस स्पष्टीकरण के मुताबिक अगर आप किसी भी काम का किसी भी ढंग से किया जाना सुकर बना रहे हैं तो आप सहायता कर रहे हैं। तो सारी डेफिनेशंस के मुताबिक आप दुष्प्रेरक ये सिद्ध होते हैं। अब दो बातें हो सकती हैं कि आपके दुष्प्रेरण किए जाने के बावजूद काम ना हो, और यह भी हो सकता है कि आपके दुष्प्रेरण करने के कारण से काम हो जाए। तो दोनों दशाओं में आपका दायित्व अलग अलग होना ही चाहिए, एक दशा में कम तो दूसरी दिशा में ज्यादा ये होना चाहिए, तो ये आपको दिखाई देगा। फिर एक फर्क और भी है, वो स्वयं आपकी यानी दुष्प्रेरक की स्थिति के मुताबिक है। और वो फर्क क्या है, आप एक आम आदमी हैं और आपने अपराध करने की परिकल्पना को छिपा लिया, एक आम व्यक्ति है, आपका अपना कर्तव्य है, उस अपराध का निवारण नहीं था जिसके होने की परिकल्पना को आपने छिपाया, उस अपराध का निवारण करना स्वयं आपका व्यक्तिगत दायित्व तो ये नहीं था। एज अ गुड सिटीजन आपका उस अपराध के संबंध में सिर्फ इतना दायित्व था कि आप उस अपराध के होने की जो परिकल्पना थी उसको उन लोक सेवकों तक पहुंचा देते हैं जिनका व्यक्तिगत दायित्व उस अपराध के निवारण का था। एक तो स्थिति यह हो सकती है, और दूसरी दशा यह हो सकती है कि आप स्वयं वही लोक सेवक थे, आप स्वयं वही लोक सेवक थे जिसका काम या जिसका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व उस काम का निवारण था, जिसके होने को आपने सुकर बना दिया, उसके होने की परिकल्पना को छिपाकर। अब आपका जो दोष है ये आम आदमी के बराबर नहीं है, ये अब आपका दोष द्विगुणित हुआ है, डबल हो गया है। ठीक है, क्यों? आप तो स्वयं लोक सेवक थे, आपको निवारित करना चाहिए था उस काम को, और निवारण तो छोड़िए, आपने उसके होने की परिकल्पना को और छिपा लिया, और छिपाकर और सुकर बना दिया। फिर वही स्थिति आएगी, सुकर बना देने से सुकर बन ही जाएगा ये जरूरी नहीं है। आपने सुकर बनाया लेकिन फिर भी नहीं हुआ, और आपने सुकर बनाया और हो गया, तो दोनों दशाओं के लिए उपबंध मिलना चाहिए, तो मिलेगा। ठीक है, 58, 59, 60 इसमें से 59 सेक्शन को हम लोग देखेंगे तो उसके संबंध में उपबंध मिलेगा। ठीक है, 59 उसी लोक सेवक के दायित्व का वर्णन करेगा जो दुष्प्रेरक हो गया है, और दुष्प्रेरण का ढंग अपराध करने की परिकल्पना को छिपाकर अपराध का होना सुकर बनाना, यही है। इसके अलावा एक फर्क और दिखेगा। ठीक है, अपराध स्वयं दो प्रकार के हैं, बल्कि दो नहीं ज्यादा प्रकार के हैं, किंतु दुष्प्रेरण के पॉइंट ऑफ व्यू से दो प्रकार के अपराध महत्वपूर्ण माने हैं। एक वे जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है, और दूसरे वे
जो कारावास से दंडनीय है। ठीक है, तो इस अंतर के आधार पर भी आपको सेक्शन 58, 59 और 60 इनमें व्यवस्थाएं मिलेंगी। ठीक है, वो कहेगा मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना यह आपने छिपाई है, और फिर अपराध हुआ तो आपका दायित्व क्या होगा, और अपराध नहीं हुआ तो आपका दायित्व क्या होगा। और जहां तक इसके बाद कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना है, उसके संबंध में भी इसी प्रकार की व्यवस्था मिलेगी। लेकिन यदि आप लोक सेवक हैं तब आपका दायित्व दुर्भर है, तब इस ढंग का डिवीजन नहीं है। तब आपने अपराध करने की परिकल्पना छिपाई, बात खत्म हो गई। हम ये देखेंगे ही नहीं कि वो अपराध जिसको करने की परिकल्पना आपने छिपाई है वो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है या कारावास से दंडनीय है, इससे मतलब नहीं। आपके दायित्व का विस्तार कितना होगा ये पूर्व से निश्चित है। उस पर फर्क सिर्फ इस आधार पर तो आएगा कि परिकल्पना को छिपाने से अपराध हुआ या अपराध नहीं हुआ। ठीक है, इस आधार पर तो होगा अंतर दायित्व में, और वो होना भी चाहिए। लेकिन इस आधार पर कोई अंतर नहीं होगा कि अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय था या कारावास से दंडनीय था। अब एक बात आपके दिमाग में बस चलती होगी कि जुर्माने से दंडनीय अपराध, इनके संबंध में दुष्प्रेरण के चैप्टर में, ठीक है, केवल 117 या आपका ऊपर वाला 57, इसमें तो जरूर उसने कहा कि जो कोई लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों की किसी भी संख्या या वर्ग द्वारा किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, यहां तो जरूर कहा। ठीक है, किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा। शेष, ठीक है, अपराध के न होने की दशा में, अपराध के होने की दशा अलग बात है, क्योंकि 109 तक, 109, 110, 111, 112, ठीक है ना, यानी आपका 53 तक हम लोगों ने देखा था कि दुष्प्रेरण किया जा रहा था और अपराध हो भी रहा था, और उसके बाद दुष्प्रेरण किया जा रहा था किंतु अपराध नहीं हो रहा था। तो जहां पर दुष्प्रेरण किया जा रहा था किंतु अपराध नहीं हो रहा था, वहां पर जुर्माने से संबंधित अपराधों का जिक्र नहीं हुआ, केवल 57 में जरूर हुआ। ठीक है, बाकी में नहीं हुआ। तो आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो ऐसा विधायिका अपराधों का विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण करती है, इस कारण से है। सारी जो भेड़ें हैं वो एक डंडे से नहीं हाँकी जा सकती। अपराधों में भी डिवीजन, क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, उस क्लासिफिकेशन के कई आधार हैं। आपसे जब बीएनएस पर बात चल रही थी तो बताया था संज्ञेय, असंज्ञेय, जमानती, अजमानती, और इनके वर्गीकरण के आधार कहा गया था कि बहुत सारे हैं। उनमें से एक आधार यह भी है अपराध की गंभीरता, और अपराध की गंभीरता ये सजा से निर्धारित नहीं होगी, बल्कि समाज पर पड़ने वाले प्रभाव इससे निर्धारित होती है, और समाज का कितना बड़ा वर्ग उस अपराध से प्रभावित होगा इस बात से निर्धारित होती है। यह आपको बताया गया था। जैसे विवाह संबंधी अपराधों में सजाएं तो 10-10 साल, ये सब नॉन कॉग्निजेबल, और मोटरसाइकिल की ड्राइविंग, ठीक है, सजा 3 महीने अगर लापरवाही से आप करें तो, और अपराध संज्ञेय,
कॉग्निजेबल। तो दंड के विस्तार से ये चीजें तय नहीं होती हैं, बल्कि समाज पर पड़ने वाला प्रभाव, इसके आधार पर अपराध की गंभीरता को तय करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आधार थे जिनके आधार पर अपराधों को संज्ञेय और असंज्ञेय इसमें कैटेगराइज कर रहे थे, लेकिन कैटेगराइज कर रहे थे। और बीएनएसएस में धारा कुछ और होगी, लेकिन सीआरपीसी में सेक्शन 39 थी, 40 थी, 39, 40, और मेरे ख्याल से बीएनएस में 34, 33 ये होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 35, 41 जो पहले थी वो हो गई है, तो 39, 40 डेफिनेटली 34, 33 ये हो गई होंगी। तो उसमें ये लिखा था कि अमुक अमुक अपराध अगर किए जाएंगे तो ग्राम के मामलों में नियोजित व्यक्ति और आम जनता दोनों का ये दायित्व होगा कि वे निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को सूचना दें। ठीक है ना, एक लिस्ट दी गई थी। पहले 40 सेक्शन था, अब मेरे ख्याल से 34 होगा, जिसमें ग्राम के मामले में नियोजित व्यक्तियों का दायित्व ये दिया गया था। और पहले 39 था, अब 33 होगा। उसमें व्यक्तियों का दायित्व दिया गया था कुछ अपराधों के संबंध में कि आप निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को इन अपराधों के होने की सूचना ये देंगे। और यदि आप ऐसा नहीं करते तो आईपीसी में आप विभिन्न अपराधों के दायित्व के अधीन भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने विधिक दायित्व का जो सूचना देने के संबंध में था उसका लोप किया है। तो ये सारे अपराधों के संबंध में नहीं था, कुछ के बारे में था। इसलिए विधायिका की मर्जी होती है कि वो अपराधों की गंभीरता के पॉइंट ऑफ व्यू से अपराधों के संबंध में विभिन्न प्रकार के प्रावधान ये कर दें। और ये आपको दुष्प्रेरण के चैप्टर में भी दिखाई देगा। जुर्मानों से संबंधित अपराध, उनके संबंध में उस दशा में जबकि अपराध नहीं हुआ, दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप तो उपबंध नहीं मिलते हैं। हां, 57 या 117 में मिलता भी है, क्यों? वो सामान्य अराजकता के संबंध में सेक्शन है। वहां क्या कहता है, 10 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों का दुष्प्रेरण आप कर रहे हो किसी भी अपराध को करने के लिए। और दुष्प्रेरण के तरीके 3 ही हैं। उन 3 तरीकों में से एक अप्लाई आप करोगे तो एक सामान्य अनार्की, एक सामान्य अराजकता, इसकी दशा पैदा होगी। भले ही वो सामान्य अराजकता मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के लिए न हो, लेकिन फिर भी वो जो सामान्य अराजकता की स्थिति पैदा होगी उसमें मार्केट बंद होगा, आर्थिक गतिविधियां ठप हो जाएंगी। और जब आर्थिक गतिविधियां ठप होंगी तो देश का विकास, सारी चीजें रुकती ही हैं। इसलिए वहां पर कोई डिफरेंस नहीं किया। वहां का किसी भी अपराध का आप दुष्प्रेरण करेंगे तो अमुक दायित्व के अधीन होंगे। पहले 3 साल था, अब 7 साल है, अदरवाइज नहीं मिलता है। ठीक है ना। तो 58, 59, 60 अब देखेंगे क्या कहता है 58। मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। छिपाना शब्द अपने में कह रहा है कि आपने साशय छिपाया है। क्योंकि छिपाना ये शब्द जिस संदर्भ को, ठीक है, सूचित करता है वो संदर्भ साशय कृत्य, इंटेंशनल एक्ट, इसकी सूचना देता है। कहता है छिपाना, जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का किया जाना सुकर बनाने के आशय से, आसान कर देने के आशय से, यह संभाव्यता
तद द्वारा शुकर बनाएगा यह जानते हुए। ठीक है, मतलब इसका मतलब यह हुआ कि इवन यू हैव ए मियर पॉसिबिलिटी कि हो सकता है अगर अपराध करने की परिकल्पना इसको हम छिपाएं तो शुकर हो जाए, यानी आप बहुत डेफिनेट नहीं है कि जो अपराध करने की परिकल्पना आपको सूचित हो गई है, जिसकी जानकारी आपको हो गई है, उस योजना को बनाने वाला, उस परिकल्पना को करने वाला है, इतना समर्थ और दृढ़ व्यक्ति है, दृढ़ निश्चयी है कि वो करेगा ही, इस पर आप बहुत निश्चित नहीं है। लेकिन फिर भी आपको कुछ लग रहा है कि कर भी सकता है। ठीक है, कर भी सकता है, तो ये शब्द संतुष्ट हो गए। तद द्वारा, ठीक है, संभाव्यता तद द्वारा शुकर बनाएगा। ठीक है, ये जानकारी आ गई आपको, और अगर साक्ष्य से ये साबित हो गया कि आपको इस प्रकार की संभावना थी और इसके बाद आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो भी ये माना जाएगा कि आपने इस धारा में वर्णित अपराध किया है। तद द्वारा शुकर बनाएगा यह जानते हुए ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या अवैध लोक द्वारा, ठीक है, विगूढ़न अथवा किसी अन्य सूचना प्रच्छन्न साधन के उपयोग द्वारा स्वेच्छा छिपाएगा या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा व्यपदेशन करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है। ठीक है, अंग्रेजी देख लें, कहता है कि आर बाय यूज ऑफ इंक्रिप्शन और एनी अदर इंफॉर्मेशन हाइडिंग टूल। ठीक है, ये शब्द पहले लिखे नहीं थे और इनका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि आप किसी भी ढंग से छिपाएंगे। छिपाने के ढंग ये हो सकते हैं कि हमने पूछा, हमने कहा देखो तमंचा लिए जा रहे थे, ठीक है, और तुम्हारे यहां से लाया, तुमने कहा कुछ नहीं, अरे वो जो है बच्चों के खेलने का चलता नहीं है। ठीक है, चलता नहीं है, वो ऐसे ही है, बेकार है, जबकि खूब चलता है। आपको मालूम है वो डकैती डालने के लिए ले गए। ठीक है, तो आपने क्या किया, व्यपदेशन कर दिया, झूठा व्यपदेशन कर दिया। ठीक है, आपने छिपाया है, ये माना जाएगा। आपने किसी अन्य टूल से छिपाया, आपने अखबार में लिपेट कर दे दिया, ठीक है, थैले में रख कर दे दिया, तो ये टूल है जिससे आपने उसको छिपाया। ठीक है ना, किसी भी ढंग से छिपाएगा। ये विगूढ़न शब्द, ठीक है, या अन्य सूचना के प्रच्छन्न साधन के उपयोग द्वारा, तो ये जो शब्द हैं ये कोई बड़े कठिन नहीं, इनका अर्थ वही है कि किसी भी ढंग से आप छिपाएं, किसी भी ढंग से। ठीक है, आपने छिपा लिया, और छिपाना कैसे किया, आपने स्वेच्छा या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा व्यपदेशन करेगा जिसका मिथ्या होना आपको खुद पता है। एक बात यह कि हम मिथ्या व्यपदेशन कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम है कि यह व्यपदेशन मिथ्या है, तब हम सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अगर हमें मालूम है कि हम मिथ्या व्यपदेशन कर रहे हैं, तो हम सिर्फ झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम कपट कर रहे हैं, कपट। क्योंकि फिर हम तथ्यों की सही स्थिति से अवगत हैं, और अगर हमें मालूम ही नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो हम तथ्यों की सही स्थिति से अवगत नहीं है। तो दोनों दशाओं में मेरी कल्पेबिलिटी, मेरी दोषिता, ये अलग अलग लेवल की है। ठीक है, यद्यपि मेरे इस प्रकार से व्यवहार से जिसको नुकसान होगा उसे एक ही जैसा होगा। ठीक है, उसे तो नुकसान एक बराबर होना है, क्योंकि उसे तो झूठी सूचना ही मिल रही है। चाहे हम
झूठी सूचना के झूठे तथ्यों से अवगत हैं या अवगत नहीं है। इससे फर्क क्या पड़ता है? उसे तो झूठी सूचना ही मिल रही जिसे हम सूचना दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उसके प्रतिकर के निर्धारण में, ठीक है, यह बात सुसंगत हो सकती है कि उसकी स्थिति पर कोई अंतर नहीं है, उसे मिथ्या विद्वेषण के परिणाम स्वरूप सूचना मिली या कपट के परिणाम स्वरूप मिली, लेकिन जब मेरे दायित्व का निर्धारण हो तो इस बात का, ठीक है, अंतर किया जाना चाहिए कि हमने जो सूचना दी उसकी झूठ से हम अवगत थे या उसके झूठ से हम अवगत नहीं थे। क्योंकि यदि अवगत थे और फिर हमने झूठी सूचना दी है तो हमारी दुष्टता कुछ ज्यादा है, और यदि अवगत हम नहीं थे तो मेरी सूचना, ठीक है, तो मेरी दुष्टता कुछ कम है। और यही एविडेंस एक्ट की धारा 12 थी पहले, अब 2 कम हो गई तो 10 होगी, ठीक है। वो कहती थी कि ऐसे सारे तथ्य जो नुकसानी की रकम पर प्रभाव डाल देते हैं सुसंगत हैं, ठीक है ना, तो इनका साक्ष्य दिया जाएगा कि ये अधिक दुष्ट व्यक्ति हैं, क्योंकि ये जो नुकसानी की रकम है इसको प्रभावित कर देंगे, ठीक है। तो कल्पेबिलिटी आपकी कितनी है ये निर्धारण का विषय होता है। तो यहां पर उसने कहा कि जिसका मिथ्या होना वह जानता है, ऐसा विद्वेषण आप कर रहे हैं। अब 2 स्थितियां, यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए, ठीक है, तो वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय है, अथवा यदि अपराध न किया जाए तो वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, ठीक है। अपराध करने की परिकल्पना को छिपाकर आपने अपराध का किया जाना सुकर बनाया, और आप कौन है? नॉर्मल व्यक्ति, आम आदमी। अपराध कर दिया गया, 7 साल आपको सजा मिलेगी। नहीं हुआ आपको सजा कितनी मिलेगी? 3 वर्ष, ठीक है। और एक कारण और भी है 58, 59 और 60 इसे बनाने का। शासन सहायता के मामलों में आपको याद होगा अपराध का किया जाना जरूरी है दुष्प्रेरक के दायित्व के लिए, और यहां अपराध न भी किया जाए तो भी दुष्प्रेरक का दायित्व तो निर्धारित हो रहा है, जबकि वो सुकर ही बना रहा है, यानी सहायता ही दे रहा है। ये भी डिफरेंस है, अंतर है, सारी चीजों से अलग हो रहा है, ठीक है। आगे कहता है का यह जानते हुए कि खा स्थान पर डकैती पड़ने वाली है, क्योंकि डकैती इकट्ठे हैं, मजिस्ट्रेट को यह मिथ्या इत्तला देता है कि डकैती गा स्थान पर जो विपरीत दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन में बता रहा है मजिस्ट्रेट महोदय को, ठीक है, पड़ने वाली है, और इस आशय से कि एतद द्वारा उस अपराध का किया जाना सुकर बनाए मजिस्ट्रेट को भुलावा देता है। डकैती परिकल्पना के अनुसरण में खा स्थान पर पड़ती है, का इस धारा के अधीन दोषी, ठीक है। अब 59 अब क्या कहता है? किसी ऐसे अपराध के करने की परिकल्पना का किसके द्वारा? लोक सेवक द्वारा, लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना, जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है। यानी मार्जिनल नोट में 2-3 बातें आ गई हैं। लोक सेवक के संबंध में जुर्माना, आजीवन कारावास, कारावास, सारी वर्जनाएं हट गई हैं, ठीक है। उसने सीधी बात कही, किसी ऐसे अपराध के किए जाने की, ऐसे
ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है। वो अपराध जुर्माने से दंडनीय है, वो आजीवन कारावास से दंडनीय है, वो कारावास से दंडनीय है, वो सामुदायिक सेवा से दंडनीय है। इस सब का कोई अर्थ है ही नहीं, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट इसके दायित्व का वर्णन हो रहा है, तो दायित्व बड़ा दुर्भर हो गया है, बड़ा कठोर हुआ है। अपराध के संबंध में सारे प्रकार के वर्गीकरण हट गए। ऊपर वर्गीकरण थे मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय, अगले सेक्शन में भी है कारावास से दंडनीय, यहां सारे वर्गीकरण हटे हैं, सिर्फ इतना ही कहा। और लोक सेवक, इसके लिए शब्द क्या प्रयोग किया? लोक सेवक। पुलिस नई शब्द है, मिलिट्री शब्द नहीं है, जज शब्द नहीं है, मजिस्ट्रेट शब्द नहीं है, और लोक सेवक 12 श्रेणियों के हैं, ठीक है ना। सेक्शन 21 था आईपीसी में, उसमें 12 श्रेणियां थी लोक सेवकों की। और अपराध कौन सा है जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है? वो अपराध आईपीसी में है, बिजली अधिनियम में है, ठीक है, वैश्यावृत्ति अधिनियम में है। कहां है मतलब नहीं, ठीक है। ईडी उसके संबंध में संज्ञान लेने के लिए अधिकृत है, सीबीआई अधिकृत है, कौन है मतलब नहीं। बस इतना देखेंगे, अपराध है और निवारण करना आपका कर्तव्य था या नहीं था, बस। अपराध के संबंध में दायित्व क्या था, विस्तार क्या था, मतलब ही नहीं, ठीक है ना। जो मार्जिनल नोट कह रहा है बड़ी बात कह रहा है, बड़ी बात कह रहा है, और मार्जिनल नोट को ध्यान से देखेंगे तो वो बड़ी बात दिखाई देगी, अदरवाइज दिखेगी नहीं। तो कहता है किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है। अपराध के डिस्क्रिप्शंस, ठीक है, अपराधों को निर्मित करने वाली विधि, स्वयं लोक सेवक का डिस्क्रिप्शन, इस सब का वर्णन सेक्शन में नहीं है। और जब भी सेक्शन में वर्णन नहीं मिलेगा तो सेक्शन की रीच, ठीक है, ये बढ़ जाएगी। तो सेक्शन की रीच बढ़ी हुई है। आगे कहता है जो कोई लोक सेवक होते हुए उस अपराध का किया जाना जिसका निवारण करना ऐसे लोक सेवक के नाते उसका कर्तव्य है, सुकर बनाने के आशय से या संभाव्यता तदत द्वारा सुकर बनाएगा यह जानते हुए ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को, बाकी सारा वैसा ही है, किसी कार्य या लोक द्वारा या विगूढ़न अथवा किसी अन्य अथवा कोई अन्य सूचना प्रच्छन्न साधन के उपयोग द्वारा स्वेच्छा छिपाएगा या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा व्यपदेशन करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है। कहता है यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि के आधी तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से, यानी जुर्माना पूरा, ठीक है ना, जुर्माना पूरा, लेकिन कारावास जितना प्रोवाइड है अधिकतम उसका आधा, ठीक है, उसका आधा। और वहां कितना कहा था? मैक्सिमम 7 साल, और न होने की दशा में 3 साल, ठीक है। और यहां मैक्सिमम का आधा और जुर्माना पूरा, ठीक है, हो जाने की दशा में। यदि वह अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय हो तो दोनों में से किसी बात की कारावास है जिसकी अवधि 10 साल, सीधे सीधे कह दिया, खुद ही कह दिया कि 10 साल, ठीक है। अथवा यदि वह अपराध नहीं किया जाए, ठीक है, अगर कर दिया जाए और वो कारावास से दंडनीय है तो जितना कारावास प्रोवाइड है उसका आधा, ठीक है, उसका आधा दिया जाएगा, और जुर्माना जितना उस अपराध के हो जाने की दशा में दिया जा सकता है वो पूरा। और अगर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है
मृत्यु या आजीवन कारावास तो कारावास से अलग प्रकार का दंड है ना। तो मैक्सिमम सजा 10 साल, ठीक है। जुर्माने का वर्णन ही नहीं है, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसके अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, इसमें जुर्माना नहीं है, ठीक है। देखे ना खाखंड में जुर्माना नहीं है, ठीक है। यानी लोक सेवक के तौर पर आपने ऐसे अपराध करने की परिकल्पना को छिपाकर अपराध का किया जाना सुकर बनाया है, जिसका निवारण करना आपका कर्तव्य था। और अपराध कैसा था? मृत्यु या आजीवन कारावास से दंड नहीं। आपकी सजा कितनी? 10 साल, जुर्माने का जिक्र ही नहीं है, ठीक है। अथवा अपराध नहीं किया जाए, अब न करने की दशा, यदि वह अपराध नहीं किया जाए तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि की 1/4 तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब यह सेक्शन आएगा जहां आजीवन कारावास को 20 साल का कारावास माना जा सकता है, क्योंकि क्या कह रहा है? यदि अपराध न किया जाए तो अपराध का जो प्रकार है वो कोई भी हो, उस अपराध में जो अधिकतम सजा प्रोवाइड है उसकी 1/4, अब उस अपराध में आजीवन कारावास प्रोवाइड है, तो आजीवन कारावास का 1/4 कैसे निकालें? तब सेक्शन 57 पुरानी आईपीसी का काम आएगा, और वो कहेगा कि जब दंडावधियों की गणना वर्षों में यानी भिन्नों में करने की जरूरत हो, तो ऐसे मान लेंगे, मानो वह 20 वर्ष का कारावास है, तो 20 का 1/4 यानी 5 साल मिल जाएगी, ठीक है। या दोनों से दंडित किया जाएगा। कहता का एक पुलिस ऑफिसर लूट किए जाने से संबंधित सब परिकल्पनाओं को जो उसको ज्ञात हो जाए इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए और यह जानते हुए कि लूट करने की परिकल्पना लूट करने की परिकल्पना बना रहा है, उस अपराध को किए जाने को सुकर बनाने के आशय से ऐसी इत्तिला देने का लोभ करता है। यहां काने खा की परिकल्पना के अस्तित्व को अवैध लोभ द्वारा छिपाया है और वह इस धारा के अनुसार दंडनीय है। तो 58 कॉमन मैन के लिए, ठीक है ना, 59 लोक सेवक के लिए और 60 फिर कॉमन मैन के लिए, क्योंकि कॉमन मैन के संबंध में मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना उसने छिपाई तो 58, और कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना जब कॉमन मैन छिपाएगा तो 60, और जब लोक सेवक किसी भी अपराध की परिकल्पना छिपाएगा तो उसके लिए 59। उसके लिए 2 धाराओं की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई भी अपराध है जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है, उसके लिए एक सेक्शन बहुत है। तो 60 कहता है कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। जो कोई उस अपराध का किया जाना जो कारावास से दंडनीय है सुकर बनाने के आशय से यह संभाव्यता तदत द्वारा सुकर बनाएगा, यह जानते हुए ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या अवैध लोभ द्वारा स्वेच्छा छिपाएगा या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा व्यपदेशन करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है, ठीक है ना। पहले मृत्यु या जीवन कारावास से दंडनीय अपराध था, अब कारावास से दंडनीय हो गया, फर्क सिर्फ इतना ही आया, ठीक है ना। यानी दंड का प्रकार सिर्फ यह बदला, ठीक है। दुष्प्रेरक वहां भी कॉमन मैन था और यहां भी कॉमन मैन है, और कुछ भी नहीं बदला। जो कुछ बदला है सिर्फ अपराध का प्रकार बदला है और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी शब्दावली वो भी वैसी है और दायित्व के संबंध में वर्णन वो भी वैसे ही है। अपराध हो जाए तो और अपराध न हो तो क्या कहता है, यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए
तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से, जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि की 1/4 तक की। वहां मृत्यु या जीवन कारावास से दंड नहीं था तो फिक्स कर दिया अपने आप 7 साल, न करे तो 3 साल। यहां फिक्स नहीं किया, ये कारावास से दंड नहीं है। और मृत्यु या आजीवन कारावास ज्यादा कठोर प्रकार का दंड है, वहां अलग बात थी, यहां बात अलग हो गई है। और जब यहां अलग हुई तो यहां क्या कहा कि जिस अपराध का होना आपने सुकर बनाया है, क्योंकि अपराध कर दिया गया है ना, आपने परिकल्पना छिपाकर उस अपराध का किया जाना न सिर्फ सुकर बनाया बल्कि वो सुकर हो भी गया, यानी अपराध हो भी गया है। और जब ऐसा हुआ तो मुख्य अपराध करता, ठीक है, उसे जो सजा मिलेगी अधिकतम, ठीक है, उसका क्या मानेंगे 1/4। कहता है कि यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए, क्योंकि आपने और कुछ नहीं किया, सिर्फ परिकल्पना छिपाकर उसका होना सुकर बनाया है, बाकी शासित सहायता उसकी कुछ और आउटर एक्ट से नहीं किया और कुछ नहीं किया। अगर कुछ और कर दिया होता तब तो मुख्य अपराधकर्ता के बराबर पाते, क्योंकि तब तो आप एक सामान्य किस्म के दुष्प्रेरक होते, ये कुछ असामान्य किस्म का दुष्प्रेरक है, ठीक है, ये सिर्फ परिकल्पना छिपा रहा है। ये दुष्प्रेरण का वो प्रकार है, ठीक है, जो बड़ा हल्का दिखाई देता है, लेकिन कानून अपराध के मामले में कितना कठोर है ये यहां दिखाई देता है। अगर आपने कोई आउटर एक्ट किया होता तब तो आप दुष्प्रेरक माने जाते हैं और तब तो आप मुख्य अपराधकर्ता के बराबर का दंड पाते हैं 109 के मुताबिक, ठीक है ना, तब तो आप मुख्य भाई फिर तो अपराध हो भी गया और आपने सहायता की भी। लेकिन यहां आपने जो सहायता की वो प्रकार से इतनी हल्की है कि सामान्य व्यक्ति उसे ओवरलुक करेगा कि आपने सिर्फ परिकल्पना छिपा ली, बताया नहीं। यानी वो बात जो बीएनएसएस या सीआरपीसी में लिखी हुई है कि इन अपराधों के संबंध में अगर आपको सूचना भी मिल जाए तो बताइए, आपने उस कर्तव्य का उल्लंघन किया। तो ये अपराध इतनी गंभीर श्रेणी के माने हैं कि इनके संबंध में अगर परिकल्पना को छिपाकर भी आपने अपराध का होना सुकर बना दिया तो आपको दंड मिलेगा। ये विधि कितनी कठोर है अपराध के मामलों में, उसका एक प्रमाण है, उसका एक सबूत है, ठीक है ना। तो कहता है यदि अपराध कर दिया जाए तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास, जिसकी अवधि ऐसे कारावास की उपबंधित दीर्घतम अवधि की 1/4, और यदि वह अपराध नहीं किया जाए तो वह कारावास से जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि के 8वें भाग तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी जुर्माने में फर्क नहीं आ रहा है, ठीक है ना, जुर्माने में फर्क नहीं आ रहा है, ये स्थिति दिखाई दे रही है। तो ये आपका दुष्प्रेरण का चैप्टर पूरा खत्म हुआ और आपसे 60 पूछा जाता है, 60 पूछा जाता है कि कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाकर अपराध का किया जाना सुकर बनाया गया है। अपराध कर दिया जाए तो कितना दंड मिलेगा, तो अधिकतम जितना प्रोवाइड है उसका 1/4, और न किया जाए तो कितना मिलेगा, तो अधिकतम जितना प्रोवाइड है उसका 1/8 इतना मिलेगा। और यही खूब पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका अबेटमेंट खत्म। अब हम लोग बात करेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पर, और वो शाम को करेंगे।
ठीक।